और अब बात करते हैं उस पर्दे की, उस हिजाब की जिस पर हिसाब अभी भी बाकी है। कर्नाटक से लेकर ईरान तक हिजाब पर विवाद चल रहा है। ईरान में हिजाब के विरोध में महिलाएं सड़कों पर हैं, वो अपने बाल काट रही हैं और सरकार के खिलाफ जान दे चुकी है। विरोध प्रदर्शन में कई महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी पर स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा रखा है। बैन के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तो 2 जजों की बेंच ने 10 दिन तक मैराथन सुनवाई कर दी। लेकिन आखिर में फैसला जब आया, फैसले की घड़ी आई तो हिजाब बैन पर दोनों जजों की राय एकदम जुदा नहीं। लिहाजा मामला एक बार फिर से अटक गया और अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। इस बीच ओवैसी से लेकर सपा सांसद तक के निशाने पर बीजेपी है, यानी अभी विवाद टला नहीं। हिजाब पर हिसाब बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्म बड़ा या समानता का अधिकार बड़ा, या फिर मेरी निजी पसंद क्या है, बस वही सबसे बड़ी। बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हिजाब रहना चाहिए। हिजाब जो है इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। कुछ भी हो, जो भी फैसला करेंगे आने वाले दिन के लिए, तो मैं तब भी स्वागत करूंगी। बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन मजहबी मामला अपनी जगह है। आज इस मजहबी मामले को थोड़ा विस्तार से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फैसला वर्सेस फैसला, यानी कि एक जज का फैसला और दूसरे जज का फैसला, और उस फैसले के बीच में फैसला ही नहीं, क्योंकि अब यह अपर कोर्ट चला गया। तो जरा समझिए दोनों जज कह क्या रहे हैं। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आज का फैसला क्या रहा। जस्टिस हेमंत गुप्ता कह रहे हैं बैन सही है, हिजाब पर बैन जारी रखा जाना चाहिए, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया कह रहे हैं कि बैन गलत है। हिजाब पहनना पसंद का मुद्दा है और पसंद के हिसाब से हिजाब को पहनने देना चाहिए। जस्टिस हेमंत गुप्ता कह रहे हैं कि बैन के खिलाफ अर्जी खारिज कर देते हैं, यानी कि इस मामले को स्वीकार ही नहीं कर रहे। जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया जस्टिस सुधांशु धूलिया ने और कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला है हिजाब पर जो बैन, उसको खारिज कीजिए। यह दरअसल दोनों के बीच के वो फैसले जिन्होंने एक बार फिर से इस पूरे मुद्दे को जीरो लाकर खड़ दिया। लेकिन अब जरा देखिए वो कौन कौन से देश है जहां हिजाब बैन है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही हिजाब को लेकर बवाल है, कई जगहों पर अभी भी बवाल है। लेकिन फ्रांस 2011 में बैन कर चुका है हिजाब को। इसके अलावा रूस, ये वो देश हैं जिनके अंदर हिजाब को बैन किया गया है। चीन के अंदर हिजाब बैन है। चीन में तो ना जाने क्या क्या बैन है, लेकिन वहां विरोध ज्यादा नहीं। डेनमार्क के अंदर हिजाब को बैन कर दिया गया है। बेल्जियम के अंदर हिजाब को बैन कर दिया गया, और इनमें से कई देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। नीदरलैंड के अंदर हिजाब को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए बुल्गारिया की, तो बुल्गारिया के अंदर भी हिजाब को बैन कर दिया गया है। जर्मनी के अंदर हिजाब को बैन कर दिया गया है। ये बाकी देश हैं, हिंदुस्तान को छोड़िए। कनाडा के अंदर हिजाब को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी देशों के, तो सीरिया के अंदर हिजाब बैन है। यहां की पॉपुलेशन चेक कीजिएगा, मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है। मिस्र के अंदर हिजाब बैन है। इसके अलावा इजिप्ट के अंदर हिजाब बैन है। अगर बात की जाए बाकी और देशों की, देखिए कोसोवो के अंदर भी हिजाब बैन है। हो सकता है इनमें से कुछ छोटी कंट्रीज है, लेकिन ट्यूनेशिया के अंदर भी हिजाब बैन है। मोराको के अंदर हिजाब बैन है। ये वो देश है, हम एक लंबी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। अजरबैजान के अंदर हिजाब बैन है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेबनान के अंदर हिजाब बैन है। इन देशों के अंदर हिजाब बैन किया जा चुका है, और ये वो देश हैं जहां हिजाब को बैन किया गया। और अब दरअसल ये भी समझिए, हम 2022 में इस वक्त हैं, लेकिन फ्रांस में 2011 में, कनाडा में 2012 में, चाड के अंदर 2015 में, रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर 2015, बुल्गारिया में 2016, इटली 2016, डेनमार्क 2017, चीन 2017, ऑस्ट्रिया 2017, नॉर्वे 2018 में शिक्षण संस्थाओं में बैन कर दिया गया हिसाब को।
नीदरलैंड के अंदर 2019 में पार्शियली तौर पर बैन कर दिया गया, स्विट्जरलैंड में 2021 में बैन कर दिया गया, श्रीलंका में 2021 में बैन कर दिया गया है हिजाब को। यह दर्जन भर से ज्यादा देश हैं और कई बड़े देश हैं जहां हिजाब को बैन कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि मामला तो कोर्ट पहुंचा, एक जज ने कहा कि बैन कीजिए, दूसरे ने कहा मत कीजिए। विवाद में अब आगे क्या होगा, जरा इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि अब क्या होने वाला है। बड़ी बेंच में आगे की सुनवाई होगी। दरअसल अभी 2 जज सुनवाई कर रहे थे, हो सकता है अब 3 जज करें या 5 जज करें। उनके फैसले के आधार पर अब यह मामला तय होगा कि हिजाब बैन सही या गलत। फैसला आने तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। इस लाइन का मतलब यह कि कर्नाटक के अंदर शिक्षण संस्थाओं में हिजाब बैन है, शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर पाबंदी जारी रहेगी और यह दरअसल हिजाब में आगे होना है। अब यह सीजीआई को तय करना है कि 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी या 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी। अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं शिक्षा स्कूल परिवार के। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी भी मौजूद हैं। अभिनव शर्मा जी, सर ये सवाल बस मैं वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे, इस मुद्दे पर आगे बढ़ूं। जब हम कोर्ट में जाते हैं और अगर आप पैरवी करना चाहें तो आपको अलाउ किया जाएगा कि आप ट्राउजर के अंदर टी शर्ट के साथ पैरवी कर लें? देखिए, ये बिल्कुल आपका एक वाजिब सा सवाल है। हमारा एक ड्रेस कोड बना हुआ है, एडवोकेट एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है बार काउंसिल के नियमों के अनुसार, और हम केवल उस ड्रेस कोड को ही फॉलो करके वहां पर जा सकते हैं। तो क्या ये आपकी पसंद का उल्लंघन नहीं? निश्चित तौर पे जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, यदि वहां कोई नियम बने हैं तो उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। वहां पसंद नापसंद का सवाल नहीं हो सकता जी। और यही स्थिति सेना के अंदर भी है। आप सेना के अंदर भी ये नहीं कह सकते कि मैं एक वर्ग विशेष से आता हूं या धर्म विशेष की अनुपालना करता हूं तो मैं मेरी वर्दी की जगह मैं उस चीज को फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी वर्दी भी आपका एक अभिन्न हिस्सा होती है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में आपकी पहचान बनाने का। तो ये वर्दी है, ऐसे ही डॉक्टर्स की वर्दी भी है, सफेद खाकी पुलिस की वर्दी भी है। तो जो वर्दियां हैं जिन्हें हम कहते हैं कि काला वस्त्र है, लिबास है, खाकी है और सफेद है, तो ये अगर ये कहने लग जाएं कि नहीं हम कल से काली कमली वाले बन करके जाएंगे या हम हमारी हिजाब पहन करके ही फील्ड में उतरेंगे, तो मैं नहीं समझता कि आप उस वर्दी के प्रति एक जस्टिफिकेशन कर पाएंगे। और मैं जज का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी नाम की कोई चीज होती है सर। ये जाना तो मेरा अधिकार है कि जिस कोर्ट के अंदर अपना एक ड्रेस कोड है और जहां पसंद नापसंद नहीं चल सकती, वहां से यह कहना कि पसंद के ऊपर यह कुठाराघात है, आपको लगता नहीं कि यह अपने आप में एक कंट्राडिक्शन पैदा करता है? विजेंद्र, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं समझता हूँ इस पूरी कंट्रोवर्सी को अनावश्यक तौर पर तूल देकर के न्यायिक प्रक्रिया में भी उस दिशा में ले जाया गया जहां इसको ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। ये एक बहुत छोटा सा सवाल था और वो सवाल केवल एक सीमित दायरे का सवाल था कि क्या शिक्षण संस्थाओं के अंदर प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड करने का अगर अधिकार शिक्षण संस्थाओं को है, तो क्या उस शिक्षण संस्था के द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए ड्रेस कोड में या स्कूल की एजुकेशन मिशन के लिए प्रेस्क्राइब किए गए ड्रेस कोड पे लगाई गई रिस्ट्रिक्शन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में आती है या नहीं? ये केवल इस हद तक का सवाल था। सर, इसमें एक और चीज है, मैंने जब इसको पहली बार प्रोग्राम किया था तो मैंने कुछ तस्वीरें डाली थी, उनमें स्कूल बच्चों की तस्वीरें डाली थी जिनमें सब एक ड्रेस के अंदर थे। मैंने अपने गेस्ट से पूछा था बताइए इनमें हिंदू कौन मुसलमान कौन, वो नहीं पहचान पाए। फिर मैंने दूसरी तस्वीरें डाली जिनमें किसी ने हिजाब पहना हुआ था, किसी ने टोपी पहनी हुई थी, किसी ने तिलक लगाया हुआ था। उन्होंने तुरंत बता दिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो मेरे लिए स्कूलों में ड्रेस कोड का मतलब है जेंडर इक्वालिटी, धार्मिक इक्वालिटी, जहां आप ये पहचान ही नहीं पाते देखकर किसी को कि किस धर्म से है। एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात है और आप जब करते हैं तो हम कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो जब आप प्रियम्बल में पहली लाइन पढ़ते हैं संविधान की, तो आप उसमें लिखते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और हम उस चीज़ की भावना को बच्चों तक पहुंचाने के लिए ड्रेस कोड उसका केवल एक माध्यम और जरिया मात्र है जो ये बताता है कि आप सब समान हैं, आप किसी रिलीजन से बटे हुए नहीं हैं। यदि बच्चों को आप ड्रेस कोड के माध्यम से बचपन से ये बता देंगे कि हम एक धर्म विशेष के साथ
साथ इस देश में बटे हुए हैं और हमारी धार्मिक आस्था बटी हुई है, तो वो चीज अपने आप में एक बहुत घातक चीज होगी। और इसी चीज के विषय का विषयांतर अब इन दोनों फैसलों में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक सवाल, जो 11 सवाल बनाए गए हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और मैं समझता हूं कि प्रिंसिपल सवाल ही वही है कि क्या स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड के माध्यम से लगाए गए रिस्ट्रिक्शन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। जी। आपको ये बता देना चाहता हूं कि अमेरिका में 1960s के से लेकर के 79 तक इस प्रकार की बहुत लंबी लड़ाई चली, जहां बॉयकट हेयर रखने के लिए स्कूलों ने नियम बना दिए कि आप बढ़ी हुई जुल्फे लेकर के कोर्ट में नहीं आ सकते, आप एक हिप्पी कल्चर को कोर्ट के स्कूल्स के अंदर प्रमोट नहीं कर सकते। हमारा स्कूल मिशन एक डेडिकेटेड और डिसेंट सोसाइटी के पर्संस बनाने का है, इसलिए ड्रेस कोड में हेयर कट को शामिल किया गया। उसके विरोध में याचिकाएं गई, कोर्ट ने उस चीज को अपहेल्ड किया। ऐसे ही बटन्स के ऊपर फ्रीडम बटन पहनने की लड़ाई अमेरिका के अंदर हुई कि फ्रीडम बटन लगा सकते हैं, वो कोर्ट ने स्टूडेंट्स के पक्ष में फैसला दिया और यह कहा कि इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, वो बच्चों को तोड़ता नहीं है अलग अलग वर्ग में, ऑन द कॉन्ट्ररी राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से यह देखना आवश्यक होगा कि हम जो एजुकेशन दे रहे हैं, क्या उस एजुकेशन में ड्रेस कोड उसका एक इंट्रिंसिक पार्ट है, यदि वो उसका एक एकीकृत पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है, तो आप उस ड्रेस कोड में जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं क्या वो रीजनेबल है, और क्या उसमें आप हिजाब पहन करके ये कहने के लिए या ये एक मैसेज देने के लिए कि हम एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष से आते हैं और हमारे मुस्लिम संप्रदाय में इस प्रकार का ड्रेस कोड है, वो बच्चे के साथ आप दूसरे समाज के वर्ग के बच्चों को भी ये बताना चाहते हैं कि हम धार्मिक रूप से बटा हुआ राष्ट्र है और हमारी ये फीलिंग है कि आप मुसलमान हैं और आप विरोध हो सकता है। अगर वो स्कूल इस बात के लिए पाबंद करते कि आपको मिनी स्कर्ट पहनकर आना है, तो आप विरोध करते जी कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, आप इसका विकल्प दीजिए। अनिल शर्मा जी, सर अब तो ये मान लीजिए कि क्या निजी स्कूलों के अंदर, मैं सरकार की तो बात ही नहीं कर रहा, निजी स्कूलों के अंदर भी हो सकता है कि कल को कोई कुछ भी पहनकर आए, ये कहे कि ये पसंद का मामला है? नहीं सर, हो ही नहीं सकता ना, ये संभव नहीं है व्यवहारिक तौर पर। पहले बता दूं आपको, स्कूल एक ऐसी जगह है जहां सीखने की परंपरा विकसित होती है और सीखना सब चीजों का आता है, जहां बच्चों में समानता लाई जाती है। जी, अभी अभिनव सर से मैं पूरी तरह सहमत हूं, समानता आर्थिक रूप से भी होती है। अगर हम ड्रेस में छूट दे देंगे तो कुछ बच्चे जो रईस घरों के आते हैं वो इतने रोज यूनिफॉर्म बदल के आएंगे और बाकी बच्चे जो बेचारे अच्छे घरों से आते हैं वो नहीं पहन पाएंगे, तो बच्चे में हीनता और आती है। दूसरी चीज मैं कहूंगा, ये जो ड्रेस है ना, ये भी एक सीखने का माध्यम है। इसके माध्यम से बच्चे में जो अनुशासन आता है, जो एक समानता आती है, वो भी जरूरी है। जहां तक मैं पसंद और नापसंद की बात कहूं, जो जज साहब का फैसला था, मैं उस पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, पर मुझे दुर्भाग्य कहना चाहूंगा कि जज जैसे पद पर बैठने के बावजूद भी अगर वहां भी पसंद नापसंद की बात हो रही है तो ये गलत है। कोर्ट को फैसला तथ्यों के बेस पे या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बेस पे देना था, न कि पसंद और नापसंद पे। गलत है। स्कूल लेकिन इसका एक और पहलू है सर, उस पहलू पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन प्रतीक सिंह जी, क्या वाकई में कांग्रेस को लगता है कि स्कूलों को, शिक्षण संस्थाओं को इन धार्मिक प्रतीक चिन्हों से अलग रखना चाहिए, जिससे कि सीधे तौर पर यह पहचाना जा सके कि ये वो है, ये वो है, जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो किया जाए, उसमें पॉलिटिक्स एंट्री क्यों करती है? नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है ये कि जो स्कूल में जो ड्रेस है वो ड्रेस कोड फॉलो करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी बात देखनी चाहिए कि सिर्फ हिजाब के लिए ये बैन लगेगा कि सरदार अगर पगड़ी पहन के आते हैं उन पे भी बैन लगेगा। तो ये तो आप अगर किसी चीज़ को अगर अलग अलग कर रहे हैं, कैटेगराइज, तो वो नहीं करना चाहिए। स्कूलों को अपनी यूनिफॉर्म बनाने का अधिकार है, वो बनाए और वो चले, ये तूल देने का कोई मसला ही नहीं है। प्रतीक जी, आज जो आज आया है, प्रतीक जी, मैं माफी के साथ पूछ रहा हूं सर आपसे, अभी राजस्थान में कई परीक्षाएं हुई हैं बीते कुछ महीनों में, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, कितनी ऐसी महिलाएं या इतने बच्चे थे जिनको हिजाब के साथ आपने एंट्री दी? मैं आपसे एक और सवाल करता हूं सर, कितनी ऐसी महिलाएं थी जिनको मंगलसूत्र के साथ आपने एंट्री दी? और अब मैं सवाल करता हूं, कितने ऐसे थे जिनकी पगड़ी और जिनके कड़ों को उतरवाया गया? बताइए सर। आपकी बात का जवाब देता हूं। मैंने अभी ये बोला कि जो यूनिफॉर्म है वो स्कूल का अधिकार है, स्कूल को वो यूनिफॉर्म लगाने का अधिकार है। वो कोई सी भी यूनिफॉर्म अगर लगाते हैं तो उसके अगर आप एग्री करते हैं तो स्कूल में आएंगे, अगर आप उसको एग्री नहीं करते तो आप स्कूल में नहीं आएंगे। तो वही वाली बात है, अगर आप एग्जाम देने आ रहे हैं तो एग्जाम्स के अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सर वही मैं कह रहा हूं, राजस्थान में मंगलसूत्र उतरवा दिया जाता है, बात का जवाब दिया ना अभी, आपकी बात का तो जवाब, पगड़ी नहीं उतरवाई जाती है। आपकी बात तो जवाब दिया मैंने कि अगर आप उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप आइए,
अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मत आइए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जो 2 जजों की आज जो आई है वो रिजल्ट, वो जो फैसला है वो 50-50% है। वो बहुत इस देश की खूबसूरती है लोकतंत्र की, कि हर आदमी एक दूसरे से असहमत हो सकता है, तो असहमति बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा सब पूरे देशवासियों को मान्य होना चाहिए। मैं यहां से सर, हो सकता है आपको गलत लगे, मैं इसलिए डिनाई करूंगा क्योंकि कानून की आंखों पर पट्टी होती है, और वो इसलिए होती है ताकि वो किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष को ना देखे, वो देखे जो सच है। तो आपने आपकी बात में ये बोल दिया ना कि कोई दूसरे पक्ष को देख ही नहीं रहे ना। एक जज दूसरे जज से वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, अलग अलग है। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूं। देखिए, बिजॉय इमैनुअल के फैसले को फॉलो किया गया, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लिया गया है उसमें ये कहा कि बिजॉय इमैनुअल का फैसले से प्योरली स्क्वायरली कवर्ड है। वो फैसला ये था कि कुछ बच्चों को, जो कि एक क्रिश्चियनिटी का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, जियोनिम्स का जो उनका मिशन था, वहाँ पर वो किसी और बाइबल के अलावा दूसरे चीज़ों को ना तो सिंग करते थे ना उसको चैंट करते थे प्रेयर्स को। तो राष्ट्रीय धुन जब बजती थी या राष्ट्रगान जब होता था तो बच्चे चुप खड़े रहते थे। उस पर एक विधायक महोदय जब वहाँ गए कर्नाटक में, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि इस पर कमेटी बनाओ, जांच हुई और उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल किया। वहां उन्होंने ये देखा कि जब राष्ट्रीय गीत का जो अपमान अधिनियम बना हुआ है, उस और नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम्स के अपमान के अधिनियम में ये प्रावधान किया हुआ था कि यदि कोई उनका अपमान करता है, उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, अराजकता क्रिएट करता है, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है और वो गलत होगा। लेकिन बच्चे अगर चुप रहते तो वहां रिलीजियस फेथ है, वो उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे। यहां वो चीज नहीं है। ये शिक्षण संस्थाओं के अंदर पांत में दुभात करने वाली बात थी कि आप एक रिलीजन की ड्रेस कोड को स्कूल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए आमादा हैं, अड़े हुए हैं कि हमारे बच्चे हिजाब पहन करके आएंगे, काला वस्त्र पहन करके आएंगे और दूसरे बच्चों को ये बताएंगे कि हम एक धर्म विशेष से आते हैं और हमारा तो यही ड्रेस कोड है। आप स्कूल क्या हुआ था? वहां वो भगवा पहन के आ गए थे। ये अगर ये आप बात कर रहे हैं कि सर पे पग धर के आते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर निहंग बन करके आएंगे, वो नीला वस्त्र नीली धोती पहन करके आएंगे, तब कहा जाएगा कि सिख जो है वो अपना ड्रेस कोड पहन के आ रहा है। तो अगर हम इस तरीके की अराजकता क्रिएट कर देंगे तो स्कूलों के अंदर, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का माहौल कम और धर्म के आधार पर वर्गवार बांटने का एक प्रचलन चल पड़ेगा, जिसको रोकने के उद्देश्य से आजादी से आज दिन तक हम इसी प्रकार के ड्रेस कोड में बंधे। लेकिन प्रतीक जी, ये तो हुआ एक पहलू। अब मैं सर इसके दूसरे पहलू पर आना चाहता हूं। प्रतीक जी, आपके पास मैं हूं, लेकिन अभिनव जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें जी, क्योंकि यह भी कहा गया कि जब से यह कर्नाटक में लागू किया गया कि आप हिजाब पहनकर स्कूल नहीं आएंगे, तब से स्कूलों के अंदर मुस्लिम बच्चों की, खासकर छात्राओं का ड्रॉप आउट रेट इतना तेज हो गया, क्या वो स्कूल नहीं आ रहे हैं? देखिए विजेंद्र, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये वो समुदाय है जिसमें महिलाएं बमुश्किल ही इसके लिए स्कूल तक जाती हैं। केवल इस वजह से कि आपकी ड्रॉप आउट रेट बढ़ गई या ड्रॉप आउट रेट खत्म हो गई या बच्चियों को स्कूल आने से रोक दिया, तो फिर आप ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून बनाइए। जो माँ बाप, परिवार या मौलवी इस प्रकार के फतवे जारी करते हैं, वो जेल में होने चाहिए। बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे। हमारे यहाँ पर राइट टू एजुकेशन को मौलिक और फंडामेंटल राइट बनाया गया, उसके लिए एक विशेष कानून तक लाया गया और राज्यों के अंदर प्रत्येक शिक्षण संस्थान के अंदर 25% सीटों को आरक्षित किया गया गरीब वर्ग के बच्चों के लिए। ये भी बताइए, साथ में जो मौलिक अधिकार दिया गया राइट टू एजुकेशन का, वो कौन सी क्लास तक का दिया गया? देखिए, मौलिक अधिकार एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी कक्षा या कौन सी नहीं कक्षा का है। सवाल यह है कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, बच्चे का शिक्षा प्राप्त करना और एक अच्छा जीवन जीना। राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ और लिबर्टी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड एक पूरा अध्याय है, आर्टिकल 21 का इंट्रिंसिक पार्ट है। तो जब आपके जीवन को ढंग से जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो उस बच्चे के अधिकार को हनन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चे के अधिकारों की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो धर्म को जोड़कर देखा जा रहा है। विजेंद्र, मैं आपको यही बात कह रहा हूं, शुरू से इस पूरे मुद्दे को घुमाया गया और किस चीज पर लाके खड़ा कर दिया गया? इस्लाम, कुरान और हमारे धर्म के गुरुओं ने क्या कहा, उस पर लाकर के इस लड़ाई को खड़ा कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी आ गए और कहते हैं मुझे ये बताइए ना सर, ये वो वहां के लिए क्यों नहीं बोलते? मैंने इसलिए प्रोग्राम की शुरुआत में दिखाया कि कितने देश हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ईरान की बात कर रहे हैं, हाल क्या है? मीरा की जो डेथ हुई है, वहां पे जिस लेडी की डेथ हुई है,
उसको मॉरल पुलिसिंग के लिए वहां पे एक पुलिस बनाई गई है। क्या आप ये सोच सकते हैं? फिर तो अगर आप हिजाब की बात करते हैं तो आपके हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई मुस्लिम महिला नहीं होनी चाहिए जो बिना हिजाब के घूमे। फिर आपके हिंदुस्तान के अंदर एक मॉरल पुलिसिंग के लिए पुलिस भी होनी चाहिए जो देखे कि बाल यही तो समस्या है, बाहर तभी नहीं तो होना चाहिए। सर यही तो समस्या ये है। सवाल ईरान में जब आया में था, पसंद का जिक्र किया गया है। ये सवाल जब आया वो पहने, जिसको पसंद नहीं का वो ना सवाल पहने। नहीं है। उन कंट्रीज में जहां झगड़े हो रहे हैं आज और जहां इतना बड़ा राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय वहां विवाद खड़ा ऑप्शन ही हुआ नहीं दिए है, जाते वहां सर। इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहां ये कहा गया कि ये ड्रेस कोड है और आपको ये फॉलो करना, और पुलिस बना दी गई। ये एक सवाल है कि क्या आप एक समाज और राष्ट्र को इस प्रकार की दिशा में ले जा रहे हैं या आप एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर रह करके ये परिकल्पना कर रहे हैं कि सब एक है। प्रतीक, देखिए आज की तारीख में हो सकता है कि हम ये कहें कि ये उनका मामला है, उनके धर्म का मामला है, अगर वो हिजाब पहनना चाहे तो पहनने दीजिए। ये सब बाकी देशों में भी हुआ है। फिर बाकी देशों में एक वक्त के बाद ऐसी रिपल्शन आई है कि आज जरा सड़कों पर देखिए, खुले होकर वो बाल काट रहे हैं अपने, कि हमें हमारी सम्मान दीजिए, हमें हमारी स्वतंत्रता दीजिए, हमें हमारे अधिकार दीजिए। भाई अगर यहां बच्चों के ऊपर कुछ थोपा जा रहा है, चाहे वो उनके परिवारों की तरफ से या सरकारों की तरफ से, उन बच्चों की राय मैटर करती है नहीं करती? देखिए ये जो पूरा केस है या पूरी जो चीज़ें चल रही है ना, उसको एक दो अलग अलग नज़रिए से हमको देखना चाहिए। जो स्कूल शिक्षा की अगर बात है तो वहाँ यूनिफॉर्म बिल्कुल होनी चाहिए। वहाँ पे अगर वो स्कूल कोई डिसाइड कर रहा है कि ये चीज़ बैन है या ये चीज़ पहननी है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कॉलेज शिक्षा की बात करेंगे या आप काम करने जाने की बात करेंगे तो वहाँ इसका भी अधिकार होना चाहिए कि वो नहीं पहने और इसका भी अधिकार होना चाहिए कि वो पहने। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर वो नहीं पहनना चाहते तो ये भी अधिकार होना चाहिए कि वो नहीं पहने और उसके लॉ कॉलेज गए हैं प्रतीक, लॉ कॉलेज देखा होगा, कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। आप एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। अलग, आप दो अलग अलग चीजों को जितेंद्र मैच कर लेते हो। अगर कहीं पे ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड को फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। मैं एक संस्थान में काम कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरी लिखित गाइडलाइन नहीं हो, लेकिन मुझे प्रेजेंटेबल होना है, ये तो मेरी गाइडलाइन का हिस्सा है। मैं यहां टी शर्ट के अंदर तो डिबेट नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंडरस्टूड होती हैं। आप मेरी बात जो मैंने बोली या तो उसको समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। मैंने बोला है नहीं पहनने की भी आजादी होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले यही बोला है कि नहीं पहनने की भी आजादी होनी चाहिए और अगर कोई महिला अगर पहनना चाहती है तो उसकी भी आजादी होनी चाहिए, क्योंकि इस देश के संविधान में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना ये। और जो स्कूल की जो बात कर रहे हो, पहनने की जिद नहीं होनी चाहिए। मैं अभी आपको मैंने क्या बोला, बात को आजादी से नहीं जोड़ सकते। स्कूल में अगर आपको बैन करना है, मैंने नहीं बोला जिद, मैंने आपको बोल रहा हूँ सबसे बड़ी मैं और दूसरी बात ये नहीं तो मैंने तो बोला ही नहीं ना जिद होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस कोर्ट से फैसला आता है उस कोर्ट के अंदर अपना एक ड्रेस कोड है। देखिए मैं तो अभी आपको बताया, मैं तो आपको अभी बताया कि अगर स्कूल को ये आजादी होनी चाहिए कि वो अपना लगाए। दूसरी चीज, अगर स्कूल के अंदर हिजाब नहीं पहना जाना चाहिए तो एक देशव्यापी एक लॉ बना देना चाहिए कि स्कूलों के अंदर हिजाब नहीं पहना जाएगा या देश के अंदर नहीं पहना जाएगा। राष्ट्रव्यापी बना दीजिए ना ड्रेस कोड भाई। आप यार ये तो इस तरीके से बातें नहीं हो सकती, गलत दिशा में इस तरीके से बातें नहीं हो सकती हैं। ये ड्रेस कोड के समर्थन मैंने तो बोला ना स्कूल की ड्रेस नहीं, आप जो जिस तरीके से आप हिजाब का हिसाब बता रहे हो तो वो नहीं है बात। आप स्कूल में हिजाब की बात करिए कि स्कूल में नहीं होना चाहिए, ठीक है वो स्कूल की आजादी है कि नहीं होना चाहिए। हो या नहीं हो मैटर इन स्कूल के ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म को पालना करने का मैटर है। और दूसरी चीज और जोड़ना चाहूंगा, जैसे मुझे मालूम चला कि आज डिबेट इस पे, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि हिजाब है क्या और ये आया कहां से, तो करे कुरान में तो कहीं है ही नहीं। हिजाब धर्म कहीं कहता ही नहीं कि हिजाब करो। ये तो महिलाओं ने मोटा पचा कोई ऐसा देश का नाम दिया जो मोटा सा पिया कुछ ऐसा देश है, उसमें महिलाएं धूप गर्मी इनसे बचाव करने के लिए पहनती थी जो आज स्कार्फ है। हिंदू लड़कियां भी। हाँ अब बताइए मुझे, आप है ही नहीं कहीं। ये तो है या पता नहीं कहां से मुद्दा ले लिया। अब मान्यताएं अलग हो सकती है पर कुरान कहीं आदेश नहीं देता इनको। ये भी जांच का विषय है कि आप जिद और स्वतंत्रता को एक पैमाने पर और एक बिल्कुल वैसे ही है जैसे पर्दा प्रथा हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। सती प्रथा भी थी, धीरे हो गया। आपने सती प्रथा को अबॉलिश किया, आपने पर्दा प्रथा को समाप्त किया, आपने महिला के दूसरे विवाह पर रोक लगा रखी थी, आप विधवा विवाह पर रोक लगा रखी थी। जब सारी चीजें पलटी हैं तो क्यों ना स्कूलों के अंदर इस जिद को छोड़कर आप एक ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहते हैं। सबके लिए कानून बने, मैं यही तो कह रहा हूं, इसके लिए भी कानून जाना चाहिए ना। आपको खाना है, आपको जीना है, आपको रहना है, ये कानून नहीं बताता। सामाजिक होना है, सांस्कृतिक होना है, व्यवहारी होना है, ये आपको कानून नहीं बताता। एक मिनट, हमारे साथ मैमुना नरगिस जी जुड़ चुकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं।
मेमुना नरगिस जी, मैम अभिव्यक्ति की आजादी बहुत अलग मुद्दा है, पसंद नापसंद बहुत अलग मुद्दा है, लेकिन एक ड्रेस का होना यह अलग मुद्दा है। आपको वाकई में लगता है कि स्कूलों के अंदर यह आजादी होनी चाहिए कि आप ड्रेस को छोड़ दीजिए, आप हिजाब पहनकर जाइए? यहां से क्या वो जो हिंदू मुसलमान को लेकर हम जो लगातार बात करते हैं, बच्चों को फीड करने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं सर, अगर किसी स्कूल का ड्रेस कोड है कोई, तो उसको सबको फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मुद्दा खाली ड्रेस कोड का अगर होता तो शायद इतनी बात ना बढ़ती, क्योंकि वो लोग अभी एकदम से आके तो हिजाब में वो बच्चियां नहीं आई थी कर्नाटका की, वो पहले से ही आ रही थी। अचानक इस मुद्दे को उन्होंने उठाया तो हमने इस पे ऐतराज़ ये किया कि जब उन्होंने स्कूल में इन बच्चियों का एडमिशन लिया तब क्यों नहीं उन्होंने उनको गाइडलाइन दी, उनको स्ट्रिक्टली क्यों नहीं कहा कि आप गेट तक आइए बुर्का पहन के या हिजाब पहनकर, और लेकिन अंदर आपको यूनिफॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी शिकायत यहाँ पहले भी थी, इस पे आपके ही चैनल में कई बार डिबेट हुई इस पे, और मैंने तब भी यही पॉइंट रखा कि देखिए सबसे बड़ा हमारा जो टारगेट है वो है शिक्षा। हमें शिक्षा के अलावा और किसी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चियां गेट तक हिजाब पहनकर आ रही हैं तो इस पे स्कूल वालों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसमें मैम उसको होगी भी नहीं ऐतराज, बस इसमें क्या ऐतराज होगी? मैं कहना चाह रही हूँ कि हाँ, लेकिन अगर किसी चीज का बिल्कुल एक स्ट्रिक्टली वहां का स्कूल का नियम है तो देखिए, हम जहां पर कुछ लेने के लिए आए हैं, हम कोई शिक्षा है, हम उसको लेने के लिए आए हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उसका आदर तो करना पड़ेगा जी। और रहा सवाल, अभी सर ने एक सवाल लेकिन जो ये कह रहे हैं, मैंने बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स की और बाकियों की बयान सुनाए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो धर्म का हिस्सा है, ये तो कुरान का हिस्सा है सर। ये बिल्कुल एग्जैक्टली है। मैं यहाँ पर एक चीज का, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती हूँ। सर ने एक हिजाब को कहा कि कुरान में नहीं है, बिल्कुल बेशक सर, मैं आपको पहले हिजाब में और बुर्के में फ़र्क बताती हूँ। मैं जो यहाँ इस वक्त बैठी हूँ ये हिजाब है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक काला गाउन पहन लिया उसको बुर्का कहते हैं। बुर्के का कोई जिक्र नहीं है कुरान के अंदर, कहीं कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है, सूरह निसा का पूरा चैप्टर है जो औरत के ऊपर है, सूरह तलाक का चैप्टर है, कुरान में बहुत से चैप्टर हैं जिनमें ये कहा गया है औरत के लिए कि वो अपने बालों का पर्दा करे और अपने जिस्म पर ऐसा लिबास पहने जिससे अगर वो बाहर निकले तो मर्द उसको देखकर उत्तेजित ना हो, यानी कि थोड़ा लूज लिबास पहने। ये नियम है सर कुरान के अंदर, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन जो पहन के गए थे मैम वो क्या था? वो बुर्का था या हिजाब था? देखिए, मैंने कहा ना, हिजाब ये है जिसमें मेरा बाल ना दिखे जी। आप बात समझ रहे मेरी? तो वो बुर्का पहन के गए थे, से ढकना, ये तो हिजाब है सर को ढकना, यानी कि सिर्फ बाल को ढकना। बाल का पर्दा है इस्लाम में जी, मुंह खुला रख सकती है औरत, वो हिजाब है। और लिबास ऐसा पहने जैसे मैं पहनी हूँ, मेरा लिबास लूज है, टाइट नहीं है मेरा लिबास, तो मैं अगर बाहर आपकी चॉइस हो सकती है मैम। आप स्कूल ड्रेस को भी कोई थोड़ी ना कह रहा है कि आप टाइट पहनिए, आप उसको लूज पहनिए। सारा झगड़ा स्कूल ड्रेस का भी कहां मुद्दा है कि क्या आप महिला को एक पुरुष वर्ग ये बताएगा कि उसे क्या पहनना है और उसे क्या नहीं पहनना है? क्या महिला किसी की बेड़ियों में बैठेगी और महिला को लिबास को कोई दूसरा तय कर देगा कि हमारे यहाँ? मेमुना नरगिस जी, मैंने अभी 15 देश ऐसे गिनाए हैं। मेमुना नरगिस जी, मैंने 15 देश ऐसे गिनाए हैं अभी जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, और वहां 2011 में, 2012 में, 2016 में वहां हिजाब बैन हो चुका है मैम। और जो अभी चल रहा है, किसकी बात कर रहे हैं आप? जो चल रहा है मैम, आप अगर ईरान की बात बाल काटे जा रहे हैं, वहां भी इसी के विरोध में हो रहा है। मैं वहां आपको ईरान का भी क्लियर करती हूं सर, वहां के हिजाब में और यहाँ के हिजाब में फर्क है। यहाँ मुद्दा ये उठा है कि स्कूल में जब सारे बच्चे आए हैं तो सब एक समान दिखने चाहिए, ये मुद्दा है। ठीक है, इस मुद्दे को हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे। हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाना है, उसके लिए हम गेट तक अपनी बच्चों को हिजाब में भेजने को तैयार हैं, लेकिन अंदर हम विरोधी कदम, फिर ये कोर्ट तक क्यों पहुंचा? नहीं, सब मिलकर कहिए ना कि नहीं है। फिर ये ड्रॉप आउट रेट क्यों आया? ड्रॉप आउट रेट क्यों आया? ये वहां कर्नाटका की उन बच्चियों से पूछना पड़ेगा कि बच्चियों से नहीं मैम, उनके परिवार से पूछना पड़ेगा। नहीं सर, उनके साथ कोई बच्चा नहीं चाहता कि वो ना पढ़े। देखिए मेरी बात समझिए सर, वो मुद्दा इसलिए आया क्योंकि जब पहले से ही शुरू से आपने नियम कोई लागू किया नहीं, अचानक वहां पर एक टुकड़ी आती है। एक पॉइंट पर आकर होता है। नहीं सर, ये सुधार नहीं है। पॉइंट पर आकर होता है। देखिए सर, ये सुधार नहीं है। मुख्यमंत्री ने एकदम ही कहा था जो ईरान की बात लेकर आ रहे हैं पर्दा के खिलाफ हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया। अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए,
पहनावे की भी धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी संस्थान के नियम हैं तो उन नियमों का भी पालन होना चाहिए, क्योंकि हर एक संस्थान की अपनी एक गरिमा होती है और उसका एक नजरिया होता है, उसका सम्मान होना चाहिए। नमस्कार।